तो स्टेनोग्राफर CND का नोटिफिकेशन, इसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहली बात है ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है वो आपके पास 6 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक, ठीक है। SSC स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं। अब तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, बात फिर वापस वही आती है कि एग्जाम तो सभी देने होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप के लेवल को धीरे धीरे अपडेट करते रहना होता है, ठीक है। सबको ही एग्जाम देने होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें रहेंगी तो आप इजीली कर पाएंगे। उसके अलावा फी ट्रांजेक्शन वगैरह सारी डेट्स हैं। एग्ज़ाम जो डेट्स दी गई हैं टेंटेटिव, वैसे कि मतलब ये जुलाई ये एग्जामिनेशंस, यहाँ पे आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड 6 से लेकर 11 अगस्त तक डेट्स दी गई हैं। एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो ये होगा, क्लियर। बाकी ये SSC का नोटिफिकेशन है। कुछ जानकारी जो आपके नोटिफिकेशन से पेजेस से ली गई हैं, जो आप जरूरी हैं वो उनको निकाला गया है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत शायद पहली बार ही हुआ है, मैंने कंपैरिजन चार्ट भी प्रोड्यूस किया है कि अगर आप देखेंगे तो 2024 में स्टेनोग्राफर में जो वैकेंसी आई थी वो C में और D में और टोटल। फिर 2023 में ये देखेंगे तो ये वैकेंसी आई, 22 में ये आई थी, 21 में 1400 वैकेंसी थी और 20 में इतनी टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर रहा कि लगभग 1000 से ऊपर ही वैकेंसी आती रही। और लगभग 2020 से यहाँ से 5 साल पहले वैकेंसी इतनी आई थी कि 842 वैकेंसी थी। बट इस बार आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में डाला है कि द टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 261, ठीक है। पहली बात तो ये संख्या बहुत कम है। अगर ऐसा है तो जिस भी तरह से ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरी दरखास्त है आयोग से, विभाग से, गवर्नमेंट से, हर तरह से कि वैकेंसीज की संख्या बढ़नी चाहिए। जो बच्चे स्टेनोग्राफर के लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए इतनी कम वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वैकेंसी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन चांसेस भी इस बात के हैं कि शायद एंड ऑफ द प्रोसेस तक ये वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी बहुत कम है, इतनी कम रही तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक। ये चार्ट हमने आपको समझा दिया है। इसके अलावा एज लिमिट की बात आती है बार बार, तो डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो 1/8/2025 से की जाएगी। इस साल SSC के एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं फेज 13 का, उसका भी मैं 1-2 दिन में पूरा चार्ट ब्रीफ करके तैयार कर लिख करके आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आप फेज 13 के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं स्टेनोग्राफर के वो उन पेजेज को ही कट करके लाया हूँ जिनकी आपके लिए बेसिकली जानकारी होना जरूरी है। तो एज जो है वो आपकी 1/8/2025 से काउंट होगी, ठीक। यहाँ पर 18 से 27 साल उम्र है ग्रेड C के लिए, और ग्रेड D के लिए 18 से 30 है, और ये 18 से 27 वर्ष, ठीक है। वही डेट दी गई कि आपको 2/8/95 से 1/8/7 तक आपका जन्म होना चाहिए, और ये आपका 2/8/98 से 1/8/2007 तक आपका जन्म होना चाहिए, जिसमें वो एज काउंट हो जाती है, ठीक। क्योंकि 1/8 से डेट ली जाए, तो ये डेट है, मतलब कुल मिला के सरल भाषा में आप 18 साल के हो चुके हो तो फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी एज 27 साल तक अगर है तो आप D भी भर सकते हैं, नहीं तो C 30 साल तक भर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो जैसा ही नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में रहता है कि SC के लिए 5 साल, OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए अलग अलग। ये एज रिलैक्सेशन वाला चार्ट है जो इससे कनेक्टेड हो, मतलब जो जिन बच्चों से ये पार्ट जानकारी इंपॉर्टेंट हो अपना जानते ही होंगे कि किसकी क्या एज है, उसकी एज ओवर लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। अभी आता है एग्जामिनेशन पैटर्न। SSC में होने वाला वो एग्जाम है ये, जिसमें आप ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स जिनको नहीं प्रिपेयर होती है वो स्किल टेस्ट देकर ये भर सकते हैं। सभी स्टेनोग्राफर के टेस्ट में ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आती, लेकिन SSC स्टेनोग्राफर के टेस्ट में मैथमेटिक्स नहीं आती। यहाँ पेपर जो आता है उसमें 50 क्वेश्चन GS के देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन जनरल, वही सिलेबस सेम जो जनरलाइज सिलेबस है रीजनिंग का और GS का। इंग्लिश बहुत प्रॉपर रोल प्ले करती है, तो यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका टाइम होगा टोटल 2 घंटे का होगा, और मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की, और 1 नंबर का पेपर यहाँ पर दिया जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया, और गलत होने पर 0.25 मार्क्स का पेनल्टी लगती। क्वालिफाइंग अगर देखा जाए तो ये वैसे बहुत सेंसलेस बात रहती, बट नोटिफिकेशन में इस बात को हाईलाइट लेकर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं कि भैया आपको जो है कम से कम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। OBC EWS के लिए 25%,
और आल कैटेगरी के लिए 20%, अदर जो कैटेगरी बचेंगी उनके लिए 20% क्वालिफाइंग। इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में 30% नंबर तो लाना जरूरी है। इसका केस ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे पहुंच जाए जिनमें सबको कुछ नहीं आता और उनके मार्क्स इससे भी कम आए, तो फिर मेरिट बेस पर उनका चयन नहीं होगा, पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसा होता नहीं है, बट ये क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब ये तो क्लियर है ना कि सबसे ऊपर वालों का चयन किया जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि अगर कोई वैकेंसी आई, ये बहुत पुराने दौर का एक पॉइंट है कि मान लीजिए कोई वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में जिन लोगों ने अप्लाई किया वो सभी अनपढ़ थे, या उनके पास क्वालिफिकेशन तो थी जो मांगी गई, अनपढ़ कहना तो ठीक नहीं क्योंकि क्वालिफिकेशन दी गई, लेकिन उन सबको कुछ नहीं आता था। तो एग्जाम देने गए, बैठे रहे, 10-10 5-5 नंबर ले आए और सोचा कि सबसे ऊपर आएगा उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो आयोग कहता है ऐसा नहीं होगा, इतना तो कम से कम आना चाहिए, मेरिट बेस पे होगा सिलेक्शन, लेकिन ये क्वालिफाइंग। बट ये क्राइटेरिया बहुत पीछे रह जाता है आजकल, इससे तो बहुत ऊपर चीजें चलती हैं। तो ये आज के लिए मतलब सेंसलेस पॉइंट है, कोई जरूरत का पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ नोटिस का पॉइंट है, इसलिए इस पे लेकर आप खुद कंफ्यूज पॉइंट ना क्रिएट करें। ये बेसिक मोटी मोटी ओवरऑल बात ही रही। अब अगर हम इसमें देखें तो मेन पॉइंट क्या है, 12th स्टैंडर्ड्स वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनकी एज 18 ईयर प्लस होनी चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, उनका स्टेनोग्राफर का एक स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, स्किल टेस्ट होगा, जो कि एग्जाम में प्री, जो भाई भी हमने आपको स्कीम दिखाई, इस प्री एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग के बाद होगा। मतलब इसमें जिन बच्चों को मेरिट में चुना जाएगा उनके लिए ये स्किल टेस्ट कराया जाएगा, जिनको शॉर्ट हैंड का एक टेस्ट दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड का टेस्ट कुछ इस तरह होता है कि आपसे 10 मिनट तक बोला जाता है डिक्टेशन, उसको लिखना होता है शॉर्ट हैंड में और फिर उसको टाइप करके सबमिट करना होता है। टाइपिंग के लिए हिंदी, इंग्लिश, C&D के अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे 50 मिनट, 80 मिनट, 65 मिनट, 40 मिनट ऐसे टाइम मिलता है टाइपिंग के लिए। मतलब जो आपने शॉर्ट में लिखा उसको टाइप करके देने के लिए मिलता है टाइम, और ये 80 वर्ड पर मिनट की अप्रोक्सीमेट शॉर्ट हैंड होती है। मतलब जो बोला जाएगा उसमें 10 मिनट तक बोला जाएगा और वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड का ऑल अराउंड जो है एवरेज माना जाता है। मैं टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट हैंड लिखने का। और फिर उसको टाइप करने के लिए टाइम दिया जाता है कि इंग्लिश में आप टाइप कर रहे हैं डी के लिए या सी के लिए तो 50 मिनट, फिर हिंदी में टाइप कर रहे हैं 80 मिनट, फिर एक में 40 मिनट, एक में 65 मिनट। अलग अलग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जिस तरह से होगा, कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू इतना बनता है कि एक टेस्ट हो गया, सबने टाइप करके दे दिया, अब वो मेरिट के अकॉर्डिंग जो जिस हिसाब से क्वालिफाई कर पाया, तो एक ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। अब जैसे जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहा हूँ, किसी को लगता हो कि मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ बट अब हमारे पास टाइम नहीं, कहाँ बचा, तो अभी देखिए अभी तो प्री नहीं हुआ है, फिर प्री होगा, प्री का रिजल्ट आएगा, तब कहीं जो है शॉर्ट हैंड का टेस्ट आएगा। तो अगर आप स्टेनोग्राफर में जरा सा भी पहले से इंटरेस्ट रखते हैं और आपने थोड़ा भी शुरू किया है और आपको कुछ कुछ भी आता है, तो आप इसमें अभी आपके पास कम से कम 4-5-6 महीने का समय है, अपने आप को बूस्ट किया जा सकता है जो इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है। पहले तो वो बच्चे हो गए। और पेपर में सबसे ज्यादा मार्किंग जो होगी वो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो फिर इस एग्जाम को आप प्रैक्टिस के लिए तो देंगे, वो मैं अभी बताता हूँ कि किसको भरना है किसको नहीं भरना, लेकिन आप ये सोचें कि आप इसमें स्थान बना पाएंगे तो शायद वो दूर की कौड़ी होगी, फिर आप इतना जो कैपेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बचे वो 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आती नहीं है इस वाले एग्जाम में, तो मैथमेटिक्स से कुछ आपका होना नहीं। अब बात आती है कि चलो हम मान लेते हैं कि हमके साथ अटेंड है नहीं है, मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, तो जो सुपर सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए, उनके लिए तो एग्जाम है भाई, उनके लिए तो पूरा लक्ष्य है, ये वैकेंसी कम है, ईश्वर करे और गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे कि इतनी कम वैकेंसी के साथ काम नहीं चलेगा और वैकेंसीज बढ़ानी पड़ेंगी अगर अगर सही से एग्जाम कराना है तो। नहीं तो फिर कुल मिला के बात किया थी कि फिर आपको कराना ही क्या था, तो आपने वैकेंसी निकाली क्यों? 5 वैकेंसी निकाल दो अगर आप, और आपको मैं एग्जाम करा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब निकल जाएगा? तो आपको वैकेंसीज इंक्रीज करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट से दरखास्त है। अब बात ही क्लास में सभी बैठे लोग या इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे SSC कर रहे हो, चाहे UPSI कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो करंट 50 क्वेश्चन का जो रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन का जो GS वाला पोर्शन मिल रहा है, वो उतनी अच्छी मतलब टेस्ट अपने आप को देने का कहीं भी आपको और मौका नहीं मिल सकता। आप कितने मॉक टेस्ट देते रहिए, आप कभी भी अपने आसपास वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो एग्जाम में क्रिएट होता है। इसलिए एग्जाम तो आपको देना ही है।
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का फी चार्ज है, क्लियर। और बाकी जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल्स और बाकी अदर कैटेगरी वो सब फ्री हैं, तो कोई वो भी बात नहीं आती। और 100 रुपए का चार्ज क्या ही चार्ज रखा गया, वो तो एक प्रोसेस चार्ज है। तो इस कोई हाई फाई चार्जेस भी नहीं रखे गए, जिनके लिए भी रखे भी गए तो इग्नोर बिल्कुल ना करें। अभी हमने डेट आपको बताई दी, अभी आपका 26 जून तक का प्रॉपर समय है। आप इस फॉर्म को भरें और सिर्फ इसलिए भरें कि आपको टेस्ट ये प्रैक्टिस के लिए देना है। और अगर आप स्टेनोग्राफर सीख रहे हैं और उस हिसाब से आपने चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं, तब तो फिर आपके लिए लक्ष्य है ये, उस तरह चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का कोई पॉइंट हो, यहाँ बैठे आप में से कोई बच्चे और जो ऑनलाइन देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले 1 मिनट में मैं उत्तर दे दूंगा, फिर मैं टॉपिक पे अपना आगे वापस चलता हूँ। तो किसी कोई पॉइंट तो है नहीं। तो एक वैकेंसी नोटिफिकेशन था, मुझे समय नहीं मिलता था रेगुलर बैचेज में, तो अब जैसे मैं ऑनलाइन या इवनिंग क्लास कर रहा हूँ, तो जो भी नोटिफिकेशन है वो कोई दौड़ में मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं रात भर अपडेट रात में ही अपडेट करना है, ऐसा कुछ। वो एक पार्ट है, कभी ऐसा टाइम मैं शेड्यूल में बना पाऊंगा तो मैं उतनी जल्दी भी आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन मेरा पॉइंट बस इतना है कि जैसे ये नोटिफिकेशन हमको मिला, हमने पूरा स्टडी किया, चीज़ों को देखा, कुछ पॉइंट्स मिले जो आपको पता होने चाहिए, वो हम आपकी क्लास की शुरुआत में आपको बता दी, ठीक।